नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को ली थी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक शाम 6:30 बजे होगी। बैठक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार और वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को लेकर मंथन होगा। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पहली बार 24 घंटे के भीतर 1,26,315 केस सामने आए, जबकि 684 लोगों की जान चली। इसी के साथ देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9,10,000 के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,66,862 लोगों की मौत हो गई है। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,907 केस दर्ज किए गए और 322 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुंबई में भी कोरोना से हाल बेहाल नजर आ रहा है। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,428 नए मामले सामने आए, वहीं 23 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,506 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के कारण यूपी के 4 शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इन शहरों में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आमजनों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के हालात की समीक्षा की और जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने 500 से ज्यादा कोरोना केस वाले 13 जिलों में जिलाधिकारी को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली के एम्स में आज से 4 हफ्तों के लिए ओपीडी बंद की जा रही है। हालांकि ऑनलाइन या पुराने अपॉइंटमेंट वाले मरीज ओपीडी में दिखा सकेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे शहर में कंप्लीट लॉकडाउन होगा। महाराष्ट्र के पनवेल, सतारा में वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण रोक दिया गया है। वहीं पुणे में टीके की कमी के चलते 109 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत का असर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देखने को मिला है। वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को पहला डोज देने का कार्यक्रम 3-4 दिनों तक टाल दिया गया है। केंद्र सरकार ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वैक्सीन देने के मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। कोरोना की वजह से न्यूजीलैंड ने भारत से आ रहे लोगों की एंट्री पर 11 से 28 अप्रैल तक रोक लगा दी है। देश भर में अब तक 9,01,98,673 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एस्ट्राजेनेका ने कोविड वैक्सीन की आपूर्ति में देरी को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कानूनी नोटिस भेजा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। बंगाल में चौथे चरण में 10 अप्रैल को 44 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 अप्रैल को कूच बिहार, अलीपुरद्वार, हुगली, हावड़ा और साउथ 24 परगना जिले में मतदान होना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिर बंगाल में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा अलीपुरद्वार, दनिहाटा, मेखलीगंज में रोड शो करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगी। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने काफिले पर हमला हुआ है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। इस हमले में दिलीप घोष की कार का शीशा टूट गया। इस मामले में चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है।
बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां लुंगी पहने लोग हैं वहीं सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए दिलीप घोष ने कहा, एक विशेष समुदाय के लोगों को ममता बनर्जी ने गरीब और अपराधी बनाकर रखा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी और बीजेपी पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाओं के लिए बीजेपी और टीएमसी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बता दें कि देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम आज सचिन वाजे से पूछताछ करेगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर विदेशी यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मई महीने में पुर्तगाल और फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 133वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठन 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी बंद करेंगे। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च करेंगे। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गहलोत सरकार ने 67 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें विभागों के साथ 8 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। कर्नाटक में सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी अपनी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में एमटीएनएल कार्यालय के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पुलिस ने निरंजनपुर गांव में अवैध हथियार बनाने वाले 2 युवकों को 5 अदद 315 बोर और 2 अदद 32 बोर और अर्धनिर्मित 5 अदद बैरल और शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। पंजाब के जालंधर में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस भवन का घेराव किया। साथ ही कांग्रेस के विधायकों को चूड़ियां पहनने के लिए बात कही है। झारखंड के साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइन को लेकर मास चेकिंग अभियान चलाया और साथ ही नागरिकों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है। झारखंड के साहिबगंज में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान 16 बाइक सहित बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मैनपुरी में एक युवक का कई महीनों के प्रयास के बाद भी मतदाता सूची में नाम न आने पर एक युवक नाराजगी से टावर पर चढ़ गया। यूपी के बहराइच में शौच के लिए गए एक युवक पर झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने हमला कर दिया। सूचना पाकर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में सरकार की रोक के बावजूद शहर भर में चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। पुलिस ने 5 लाख की चाइनीज मांझा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर खुलेआम रिश्वत ली जा रही है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पंजाब के संगरूर में बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी के चलते आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और ऐलान भी किया कि अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो संघर्ष किया जाएगा। लखनऊ में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर राधे मोहन तिवारी की निगरानी में प्रधान पद के लिए 317 नामांकन पत्र दाखिल हुए। वहीं ग्राम सदस्य के लिए 237 नामांकन पत्र दाखिल हुए। पंजाब के संगरूर में अमन शांति भंग और लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी वर्करों और महिला मोर्चा ने शिक्षा मंत्री को चूड़ियां भेंट दी। कर्नाटक के बेलगाम में उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ भी नेताओं की मौजूदगी रही। राजस्थान के जोधपुर में एक फर्नीचर व्यापारी गौतम और उसके गुर्गों द्वारा गुंडई कर कार के शोरूम, वहां रिपेयर के लिए खड़ी गाड़ियों, नई बुलेट बाइक को तहस नहस करने के साथ मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया है। राजस्थान के लाखेरी में नगर पालिका ने कोरोना महामारी गाइडलाइन के तहत लापरवाही बरतने वाले कई व्यक्तियों के चालान काटे और कठोर कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की दुकान को 3 दिन के लिए सीज कर दिया है।
राजस्थान के देई में किसानों की जिसों की नीलामी नहीं होने से नाराज किसान धरने पर बैठे तो जिसों की नीलामी शुरू हुई और किसानों ने राहत की सांस ली। राजस्थान के करौली में एक पुलिस ड्राइवर के घर कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने 18 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान के लाखेरी में उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षकों की आपसी मतभेद के चलते विद्यालय स्टाफ ने प्रधानाचार्य का सोते हुए का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जमशेदपुर में आबकारी विभाग ने अवैध महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। करीब 12,000 किलो जवा महुआ नष्ट किया गया। हालांकि शराब कारोबारी फरार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीजेपी नेता ने परिवहन विभाग पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा, कार्यालय के बाबू ने 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी। कर्नाटक के बीजपुर में राज्य के शिक्षण मंत्री एस.के. सुरेश कुमार ने कोरोना महामारी में परीक्षाओं को चलाने का निर्णय लिया है। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा चलाने की डेट तय की गई है। कर्नाटक के तुमकुर में छठे वेतन आयोग को लेकर नाराज परिवहन कर्मचारी बस स्टैंड पर बस संचार करते दिखाई नहीं दिए, जिससे लोगों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेलगाम उपचुनाव के प्रचार को लेकर दौरा किया। बीजेपी के नेताओं की ऊर्जा बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के कैंडिडेट की जीत 3 लाख मतों से जीतने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में दहेज के लिए एक विवाहिता की जान ले ली गई। मृतक विवाहिता के परिजनों ने ससुराल जनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के रामपुर में पंचायत चुनाव के प्रधान पद प्रत्याशी ने पुलिस पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि वोट नहीं पड़ेगा और पड़ेगा तो हमारा पड़ेगा। पुलिस प्रधान पद के प्रत्याशी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ ही कोरोना की गाइडलाइन, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रथम चरण के हेल्थ केयर वर्करों तथा दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों का कोरोना टीकाकरण किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी चीफ रावण सहित सैकड़ों लोगों पर आचार संहिता धारा 144, कोरोना अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पूर्व विधायक पंकज मलिक और जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने इसका ऐलान किया है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एक मजबूत स्वास्थ्य तंत्र स्थापित किया गया है। सेंसेक्स 363 पॉइंट चढ़कर 50,025 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 114 पॉइंट अंकों की बढ़त के साथ 14,933 पर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपए और डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पूंजी बाजार रेगुलेटर सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनके भाई अनिल अंबानी और दोनों की पत्नी पर टेक ओवर के नियमों का पालन नहीं करने के मामले में 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। फोर्ब्स ने भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें मुकेश अंबानी पहले तो अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी दूसरे पायदान पर हैं। इन दिग्गज कारोबारियों के बाद तीसरे नंबर पर आईटी सेक्टर की कंपनी HCL टेक के फाउंडर शिव नाडार हैं। सस्ते बजट वाले होटल की सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओयो की एक सब्सिडियरी 16 लाख रुपए के पेमेंट के मामले में डिफॉल्ट हो गई है। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को फिर से बंद करने का फैसला लिया है।
भारत में आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने के संकेत मिलने लगे हैं। यह बात आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिक्स गीता गोपीनाथ ने कही है। रिलायंस जियो ने आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई सर्किल में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में कुछ स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए भारती एयरटेल के साथ समझौता किया है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के 11 लाख ऐसे डीमेट अकाउंट्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है जो 1 साल से अधिक समय से फ्रीज थे। दुनिया में अब तक 13.3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 28.8 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.7 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। 2.28 करोड़ मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। इनमें 2.27 करोड़ मरीजों में संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, जबकि 99,507 मरीजों की हालत गंभीर है। दुनिया के 22 देश ऐसे हैं जहां जब कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इसमें ब्राजील, फ्रांस, यूक्रेन, रूस जैसे देश शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथोनी फॉसी ने लोगों से अभी कुछ दिनों तक बाहर कम से कम रहने की अपील की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले हफ्ते से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान किया है। श्रीलंका ने इस्लामिक स्टेट्स और अलकायदा समेत 11 इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। एशियाई देशों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। इंडोनेशिया में चक्रवाती तूफान के कारण भारी बारिश हुई। कोरोना से बचने के लिए भारतीय पर्यटक बड़ी संख्या में मालदीव पहुंच रहे हैं। वहां पर भारतीय सैलानियों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 50% इजाफा हुआ है। मालदीव पर्यटन विभाग के मुताबिक भारत से ही सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं, जबकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के पर्यटक 98% तक घट गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया के तापमान में बड़ा परिवर्तन कर दिया है। यूरोप में इन दिनों काफी ठंड पड़ रही है। फ्रांस भी इससे अछूता नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा की अपकमिंग फिल्म जोगीरा शारारारा की शूटिंग खत्म हो गई है। नेहा ने अपनी पोस्ट में लिखा, एक सुंदर यात्रा समाप्त हुई। मशहूर रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के जज धर्मेश येलांडे हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। धर्मेश के कोरोना होने के बाद अब शो में उनकी जगह कोरियोग्राफर पुनीत पाठक लेंगे। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हो चुका है। कंगना ने बताया है कि अक्षय कुमार ने भी उनकी फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की। हालांकि अक्षय खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें मूवी माफिया का डर है। अनुष्का शर्मा ने अपने पति विराट कोहली के साथ एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह पीछे से विराट को लिफ्ट करती नजर आ रही हैं। कंगना रनौत के माता पिता ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लिया है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद सोशल मीडिया पर अपने पेरेंट्स की फोटो शेयर करके दी है। भारतीय आर्चरी टीम टोक्यो से पहले वैक्सीनेट होने वाली देश की पहली टीम बन गई है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में चल रहे नेशनल कैंप के दौरान टीम में शामिल सभी 8 खिलाड़ियों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन ने आईपीएल में अपनी कामयाबी का श्रेय चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले आईपीएल में धोनी ने उनसे स्लो, बाउंसर और कटर्स फेंकने को बोला था। मैंने आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में इसका इस्तेमाल किया और कामयाब भी हुआ। भारत और मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत महसूस हुई और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने परिवार को श्रेय दिया। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 28 रन से हराकर सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।